दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज की बात में दोस्तों हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक समाचार पत्र की कुछ खास खबरों पर हम नज़र डाल देते हैं। चुनिंदा खबरें जिसमें डिस्कशन कर सकते हैं। पहले मेरे सामने नज़र आ रही खबर, शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए। जी हाँ, कोरोना का पूरे देश भर में कहर चल रहा है, लेकिन कश्मीर का अपना रोना आतंकवाद अभी भी चल रहा है और वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही है। आतंकवादी सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, और भारतीय सेना भी उनको उसी तरह जवाब दे रही है। दोस्तों, कल एक खबर और कश्मीर से आई थी और तुरंत बाद उसको हटा भी दिया गया। 23 जून से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो इसकी पूरी व्यवस्था करता है, उसकी तरफ से कोई लेटर जारी हुआ था जिसमें अमरनाथ यात्रा स्थगित करने की बात की गई थी। किंतु आ, कुछ ही समय बाद उस लेटर को वापस ले लिया गया और अब उम्मीद की जा रही है कि 23 जून से यात्रा पुनः अपने समय पर शुरू हो जाएगी। एक खबर और मेरे सामने आ रही है, स्क्रीनिंग करने गई टीम पर पथराव, एएसआई घायल। जी हाँ, ये देश भर की समस्या बन गई है कि कोरोना जांच के लिए आपकी टीम आ रही है और उस पर तरह तरह के लोग तरह तरह से हमले कर रहे हैं, बोलकर करते हैं, हाथ पैर चला के करते हैं, पत्थर चला के करते हैं। हालांकि कल ही कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है जिसमें कि इसे अपराध घोषित किया गया है और सज़ा का भी प्रावधान है और जुर्माना भी है। खैर, ये अब शायद सुधर जाएँ, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो कोरोना महामारी के इलाज की जो गतिविधि चल रही, जो प्लान है, वो बाधित होता है। दोस्तों, एक खबर और मैं जल्दी से आपके सामने पेश कर दूँ। अ, मारुति के बारे में खबर है कि मारुति ने 2 लाख मास्क बनाए हैं। और इसी समय एक खबर आई कि बैंक लूटी गई है बिहार में। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कोरोना में जब सब लोग अपने घर पर है, तब उस डकैती वालों ने 14 लाख रुपए बैर के मुजफ्फर बैंक किसी एक बैंक से लूटे हैं। खैर, ये अलग बात होती है। हम थोड़ी गंभीर बात कर लें कि कोरोना वायरस की महामारी में जो चर्चाएं चल रही है, दो अलग अलग घटनाएं जिसका मैंने पहले सुबह भी जिक्र करा था कि मानवता के रंगीन चित्र और अलग तरह की करुणा संवेदना के चित्र हमारे सामने आ रहे हैं, कहानी आ रही है। उनको हमें सहेजना है और उस पर अनुभव लेकर आगे काम करना है। ऐसी ही दो कहानियाँ एक अखबार में दी है जिसकी मैं हेडिंग आपको पढ़ के बता देता हूँ। 140 बसों से 2800 बच्चे कोटा से आए गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी। जी हाँ, ये खबरों में 140 बसों का जिक्र है और करीब 2800 बच्चे जो कोटा में पढ़ते थे इन मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के, उनको कल लाया गया। लेकिन बात हुई कि इनके लिए ये सुविधा है, और इसके साथ ही एक खबर जो आई है, 250 किलोमीटर चलकर 7 दिन में घर पहुंची गर्भवती महिला, सिर्फ 3 दिन खाना मिला। और ये टीकमगढ़ की घटना है, ये छपी है। इसमें सरकारी वर्षन भी है और इसमें ये जिक्र किया गया कि नमकीन और बिस्किट से काम चला उस महिला ने। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आ रही है कि कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन सब जुटा है, लेकिन विसंगतियों के चलते, कुछ अव्यवस्था के चलते इस प्रकार की घटना सामने आ रही है कि किसी को लाभ, किसी को फायदा, और गरीब गरीब ही रहा है और अमीर को अपने हिसाब से सुविधा मिल रही है। चलिए हम अब अपने खास विषय पे आते हैं, जो कि हमने आपके लिए विषय आज चुना है। और दरअसल ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति दल जो है, पत्रकारिता और पत्रकारिता के लोग राजनीतिक दलों को कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा ही मौका अब सामने आया महाराष्ट्र की पाल घर की घटना। जी हाँ, पाल घर की जो घटना जिसमें मॉब लिंचिंग हुई थी और जूना अखाड़ा के दो साधुओं को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, उस बारे में आप आए दिन ये घटनाएं सुनते भी हैं, उसके बारे में जानकारी भी है और टीवी पर आप लंबी बहस देख भी रहे हैं। जी हाँ, इसमें अब अर्नब गोस्वामी का भी एक पक्ष जुड़ गया है। रिपब्लिक के संपादक ने कल या परसों एक अपनी डिबेट करी थी, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विषय में कुछ टिप्पणी की थी। और बतौर पत्रकार जब डिबेट होती है तो इस प्रकार की जो बातचीत होती है, प्रस्तुता अपनी देता है और लोगों से राय भी लेता है। लेकिन कुछ कांग्रेसकर्ताओं को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और खूब अर्नव ने एक वीडियो डाला है जिसमें एक घटना का जिक्र करा कि जब वो घर जा रहे थे तो कुछ कांग्रेसी, तथाकथित कांग्रेसी गुंडे जो आए थे और उन्होंने
उनकी कार पर हमला करा और बाकी घटनाक्रम उनके वीडियो में पूरा सारा है। हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे, हम खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि पाल घर में जो भीड़ ने 2 साधुओं को पीट-पीट कर मार डाला, क्या वो उचित था? क्या साधु संत या समाज को इसका नोटिस लेना चाहिए? क्या महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए? और तीसरा पक्ष जो पत्रकारिता का है, मैं इन 2 पक्षों को छोड़कर सीधे पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्नब जो है हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, पत्रकारिता पेशे से रखते हैं और मैं आगे बढ़ूँ इसलिए मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि कभी-सभी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े टीवी चैनल जो है, किसी भी विषय पर इतनी बड़ी-बड़ी डिबेट करते हैं, वो थोड़ा-सा बेईमानी लगता है। बजाय उसके वो धरातल की खबरें दिखाएँ, कुछ ऐसी खबरें दिखाएँ और इसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है। मैं अपने पेशे पे ही कुछ सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम महसूस करते हैं और हमारा दर्द हम महसूस करते हैं कि प्रिंट मीडिया भी सच होता नहीं है। हम तरह-तरह के ऐसे लोगों के लेख छापते हैं, ऐसे लोगों की राय लेते हैं और कई अखबार तो न्यूज़ की जगह व्यूज़ वाले आजकल हो गए हैं इस प्रजातंत्र के माहौल में, तो वो बड़ा अखरता है। लेकिन फिर चलिए, गाड़ी चल रही है, चलते रहना चाहिए। हर चीज़ मुकम्मल नहीं होती, कुछ ना कुछ दाग होते हैं, तो हम उस दाग के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता में इस प्रकार की बातों का कि कहते हैं ना, रुई चिंदी का टोपी बना देना, राई का पहाड़ बना देना, तो ऐसी कुछ घटना होती है। और हम ये जब जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं की समझ बड़े परिपक्व हो, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जिसको आजकल भक्त कहा जाता है, कुछ पार्टियों को बड़ा इस पे आपत्ति भी होगी, क्योंकि वही भक्त कहती है और उन्हीं के कार्यकर्ता जो है अंधभक्त का काम करके जाते हैं। तो वो भक्त जब काम करते हैं तो क्या उन पार्टियों का दायित्व नहीं बनता कि वो माफ़ी मांगे एक सिरे से और अपने कार्यकर्ता को समझाए कि राजनीतिक टिक्का टिप्पणी चलती रहती, पत्रकारिता का उसूल है और पत्रकारिता का पक्ष है कि वो हमेशा धारदार रहेगा। यदि आप उसके पैमाने पर आ रहे हैं, आप उसके मुहाने पे आ रहे हैं, तो आपको तीखे सवालों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सार्वजनिक ज़िंदगी में आप जी रहे हैं, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ गलतियाँ होती है। खैर, वो राजनीतिक दल जाने, उनके कार्यकर्ता जाने, हम पुनः पत्रकारिता पे बात करते हैं कि मैं बात कर रहा था कि डिबेट जो होती है, हम उस डिबेट पे ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हम फालतू की डिबेट नहीं करते हैं? हम देश के संसाधन, सैटेलाइट और देश के लोगों का समय खराब नहीं करते हैं? मैं डिबेट के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सकारात्मक और व्यावहारिक डिबेट होना चाहिए और ऐसे विषय पर ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो समाज का फ़ायदा कर सके। हम ऐसे प्रवक्ता या ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि किसी भी प्रकार के नीति निर्धारक तत्व नहीं होते। जी हाँ, एक बार आपसे पुनः मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि हम ऐसे लोगों को सुनते हैं जो सरकार या पार्टी में किसी प्रकार की नीति तय नहीं करते हैं, सिर्फ मुखौटे बनकर आते हैं और प्रस्तोता का, दर्शकों का और टीवी चैनल जो देख रहे हैं या जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, उनका समय खराब करते हैं। तो अर्नब के सहारे में इस चीज़ को एक बार आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो कृपया बाज आएँ और सकारात्मक पत्रकारिता, खासकर टेलीविज़न के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनको मैं एक बार पत्रकारिता धर्म याद दिलाना चाहूँगा। नहीं हो तो आप रामायण की चौपाई गाना शुरू कर दें, कुछ अपने अनुभव सुना दें, लेकिन बेतरकीब, बेतरतीब और भटके हुइयों की जो वार्ता आप करते हैं, उससे समाज को कोई लाभ नहीं होने वाला और आपका ही चरित्र खराब होता है और देश में एक जो वैचारिक प्रदूषण पैदा होता है, फिर वो लंबा बढ़ता जाता है। कोरोना के समय जब हमारा सारा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर होना चाहिए, हम इस प्रकार की बातों में उलझ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार आपको पसंद आएँगे, नहीं भी पसंद आए तो पत्रकारिता का धर्म है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि मैं अपने पक्ष रख सकता हूँ। तो ये मैंने अपना पक्ष रखा है। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो भी आपका सम्मान करता हूँ। आपने मुझे इतना सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।